पावर ट्रांसमिटेड along string by sine wave। पावर के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन है, बट हम उस डेरिवेशन अप्रोच पे नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला ले रहा हूँ। और पावर के बाद इंटेंसिटी वाला जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो डेरिवेशन है पावर ट्रांसमिटेड अलोंग स्ट्रिंग बाय साइन वेव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उसका फाइनल आउटकम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सपोज ये एक साइन वेव है स्ट्रिंग पे, साइन या कॉस कोई भी वेव बोल सकते हो, दिस इज एनी स्ट्रिंग, और इस पे ये कोई वेव यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, और वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई वेव है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है यहाँ पे। वेव स्पीड इज गिवन बाय v, दिस इज वेव स्पीड। तो जो पावर ट्रांसमिशन की इक्वेशन आती है, ध्यान देना यहाँ पे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्ट्रिंग का, अगर आप इसको देखोगे तो ये इसका क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। So average power transmitted will be given by 1/2 omega square into density into speed into square of amplitude into area of cross section। ठीक है, तो ये एवरेज पावर ट्रांसमिशन है यहाँ पे, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी इनटू स्पीड इनटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं तो आप डिराइव भी अगर करोगे बार बार तो डेरिवेशन भी टाइम कंज्यूम करता है, और डेरिवेशन हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है फार्मूले का। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय साइन वेव अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग। इसमें जो टर्म्स हैं अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। व्हाट इज ओमेगा हियर, ओमेगा इज एंगुलर frequency of wave। What is A here? A is area of cross section। इसके बाद में rho is density of string और medium। V is wave speed। इसके बाद है A is amplitude of wave, amplitude of wave। ठीक है, तो ये फार्मूला रहता है यहाँ पे, किसके लिए फार्मूला पूरा, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय साइन वेव अलोंग द स्ट्रिंग। दिस इज एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय साइन वेव अलोंग द स्ट्रिंग। देखो इंस्टेंटेनियस पावर अगर आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स है, सपोज ये टी है ना, ये दोनों तरफ ये टेंशन फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी इस साइड पे है, तो आपको टेंशन फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और ये वेलोसिटी यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इसका जो कंपोनेंट है ये वाले साइड का, और उसमें आप वेलोसिटी का प्रोडक्ट आप कर दोगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ डॉट वी, हमने पढ़ा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस पावर से फिर ये एवरेज पावर डिराइव किया गया, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स और स्पीड का जो इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट है, और उसके बाद फिर एवरेज वैल्यू निकाली गई। तो मैं उस डेरिवेशन वाली अप्रोच पे यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कोई डाउट है तो बोलो बेटा इस पे। हेलो, हाँ ये, हाँ बोलो। सर जो स्ट्रिंग पर सर्कल बना है वो एक पार्टिकल का है ना? हाँ, जहाँ सर्कल बना मतलब पार्टिकल का नहीं, स्ट्रिंग का है कैसी, वो वहां पे इतना छोटा है डायग्राम। ये क्रॉस सेक्शन को समझने के लिए मैंने ये बनाया यहाँ पे कि इतना जो पोर्शन है ना, कहीं पर भी देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग सीधा सीधा ले लिया, थोड़ी थिक लेते तो डायग्राम थोड़ा अजीब बनता, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया यहाँ पे।
जूम किया, मतलब ये वाले पोर्शन को जूम किया और ये बताया कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है। हाँ सर। ओके, सर समझ उस गए? पार्ट के लिए एनर्जी है ना ये? क्या बेटा? सर अपन जो पार्ट वहाँ पे मैग्नीफाइड किए उस पार्ट के लिए एनर्जी है ना, पावर है ना? हाँ, जैसे मैग्नीफाई किए तो यहाँ से कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, एवरेज पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ये जैसे यहाँ से तो एवरेज कितना पावर ट्रांसमिट होता है, ये इतना पावर ट्रांसमिट होता है हर एक क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? हेलो? यस सर। पेज नंबर 2 पे आते हैं। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे इंटेंसिटी का टर्म है, तो एवरेज पावर ट्रांसमिशन का टर्म ये आ गया, फिर आते हैं हम इसके इंटेंसिटी के टर्म पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2, तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग, जैसे ये वेव है ऐसी, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे पावर इसमें ट्रांसमिट हो रहा है। क्या फार्मूला है पावर ट्रांसमिशन का? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर ट्रांसमिशन हियर? Formula of power transmission: average power will be given by 1/2 omega square rho a v and square of amplitude। सारे सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं, ठीक है। व्हाट इज a हियर? a is area of cross section and rho is density of string, a is amplitude of wave, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना, and rho is density of wave, v is wave speed। सारे टर्म आ गए। अब पावर ट्रांसमिशन समझ गए कि भाई स्ट्रिंग के अलोंग कितना पावर ट्रांसमिट होता है, ये फार्मूला है, ध्यान रखना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका हमारे लिए। फिर इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी एक फैक्टर होता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी आई इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी एक अलग टर्म है यहाँ पे, ये ज्यादा जरूरी है अभी वेव की स्टडी के लिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही लाइट की वेव नहीं आ रही ना, बहुत सारी वेव आ रही है। या अगर हम साउंड की बात करें तो एक सिंगल वेव नहीं है, बहुत सारी वेव है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के डिस्कशन के लिए, एनर्जी के डिस्कशन के लिए, पावर के डिस्कशन के लिए स्ट्रिंग में ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में आप एक सिंगल वेव को देख सकते हो तो पावर से काम चल जाता है। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा वेव आती हैं, है ना, तो फिर वहां पे पावर अकेले से काम नहीं चलता, वहां पे आप एक नए टर्म को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यूनिट क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है, और इसको हम फिर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी अब बहुत यूज होगा वेव में, आगे भी यूज होगा, ध्यान रखना। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्रॉस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया? पावर, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब हो गया पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। सो दैट इज व्हाई
आप अगर यहाँ पे देखोगे इंटेंसिटी लिखना है तो एवरेज पावर किसके बराबर है आपके पास में, और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप ले लो तो एवरेज पावर का फार्मूला 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो ए v इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला टर्म कैंसिल हो गया. So intensity will be given by 1/2 omega square rho into v into square of amplitude. So remember this, जो intensity होती है वो इसके प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल तो है, बट जो एवरेज पावर है मेनली, क्योंकि स्ट्रिंग तो फिक्स हो जाती है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सिमिलरली इंटेंसिटी इज आल्सो, बाकी फैक्टर पे तो डिपेंडेंसी है ही, intensity is proportional to square of amplitude. This implies that intensity can be written as k naught into square of amplitude, where k naught क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर रो इनटू v के इक्वल है. ठीक है, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है. तो वेव इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. याद रखो इसको, ठीक है. समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो. पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन. ठीक है, पेज नंबर 3 पे आते हैं. मिटा दो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दो स्क्रीन. यस सर. Now this is page number 3. अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव. इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के. ठीक है. नाउ अभी हम आगे बढ़ते इसमें. पेज नंबर 3. ठीक है, पेज नंबर 3. नेक्स्ट है फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है बताओ जरा. सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़े थे हमने, क्या होता है उसका मतलब. हेलो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है. हेलो, हेलो, अरे बताओ तो कुछ. सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम पढ़े थे, 2 एसएचएम का एडिशन. तो वैसे ही यहां पर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब एडिशन ऑफ वेव. सीधा सीधा मतलब ये हो गया. ठीक है, एडिशन ऑफ वेव. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि जो रिजल्टेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेव आएगी इट इज वेक्टर सम ऑफ displacement produced by all wave. Resultant wave equation is vector sum of individual wave equation. या फिर आप ऐसा समझ लो कि किसी पार्टिकल पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा सभी वेव के कारण, वो सभी वेव के उस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा. ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहलाता है. ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर ऐसा कि सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये इस तरह से, सपोज दिस इज एनी पार्टिकल, और इस पार्टिकल पे यहां से एक वेव ये आ रही है. ठीक है, यहां से कोई वेव ये आ रही है ऐसी.
ठीक है, यहां से कोई वेव ऐसी आ रही है, तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट आएगा, इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है एंड इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये एक पार्टिकल है यहाँ पे और ये हमने तीन वेव यहाँ पे लिए, सपोज ये वेव y1, ये वेव y2, ये वेव y3, तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। समझ गए ना? तो अगर आप किसी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो वो जनरल फार्मूला बनता है, बाकी के लिए भी बन जाता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग डायरेक्शन से लिया है, ये सेम डायरेक्शन से भी हो सकता है, सुपरपोजिशन अपोजिट डायरेक्शन से भी हो सकता है, ठीक है ना? तो सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन हो गया वेव का। एडिशन मतलब किसी जगह पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पे बहुत सारी वेव आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, यही मतलब हुआ। या एक ही डायरेक्शन से जब कोई दो वेव आ रही है किसी किसी एक पोजीशन पे क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? ये सर वो पार्टिकल कोई वेव करेगा? पार्टिकल मतलब मीडियम का होता है, वेव का नहीं होता। वेव तो एनर्जी का वो है ना पार्ट, एनर्जी का मोड है ना। पार्टिकल तो मीडियम का होता है, तो उस मीडियम का पार्टिकल वहां पे कैसा होगा जहां पे वेव आके मिल रही है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंड इट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल। समझ गए? हेलो, सर वो पार्टिकल के एम्पलीट्यूड निकलेंगे क्या? हाँ, इससे एम्पलीट्यूड निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे अपन ने, तो ये वेक्टर सम आएगा। आप सिंपल तरीके से देखो, जैसे मान ले जैसे मान लो ये एक पल्स है ऐसे, है ना, और या दो वेव इस तरह से ऐड कर दें अपन, तो रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी? ये एक पल्स है और ये एक पल्स है एक और, ये अगर ऐड होंगी तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा ना रिजल्टेंट। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा, अगर दोनों को ऐड कर दें अपन तो। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? और अगर अपोजिट फेज में होती है, ऊपर होती है नीचे होती, तो रिजल्टेंट कैसा बनता फिर? A1 माइनस A1 माइनस A2 बनता है। हाँ, ये A1 माइनस A2 बन जाता फिर, है ना? तो ये थोड़ा इमेजिनेशन ऐसा है कि भाई आप किसी एक पॉइंट को इमेजिन कर लो मीडियम का, और उस जगह पे वेव आके मिल रही, बहुत सारी वेव आके मिल रही, तो वहां पर का जो मीडियम का पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक इमेजिन कर लो पार्टिकल, इधर से भी वेव आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर कहीं से भी आ सकती है, तो यहाँ पर का पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा? तो कैसा बिहेव करेगा? सभी वेव के कारण यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का अलग अलग, उनका वेक्टर सम बन जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, उनका वेक्टर सम होगा। तो ये एडिशन है एक प्रकार से, आपको वेक्टर सम करना है। ये तो दो से ज्यादा वेव अगर लेते तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते सिचुएशन में, तो हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल सिंपल वाला केस पढ़ने वाले जिसमें दो वेव का ही सुपरपोजिशन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ग्राफिकल सुपरपोजिशन दिखा रहा हूँ, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देखो पेज नंबर 4 अभी ना, मैं यहाँ पे दो तरह से डायग्राम बना रहा हूँ। ये वेव इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये ऐसा कुछ आएगा।
आफ्टर सुपरपोजिशन कुछ इस तरह से आएगा। ये फर्स्ट वाली वेव है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, ठीक है। ये A1 A2 इस तरह से रहेगा और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ये A2 और ये A1, मतलब ये वाली आपकी फर्स्ट वेव थी। सुपरपोजिशन कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सेकंड वेव और ये फर्स्ट वेव। फिर समझ गए ना, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, यहाँ पे मिली, जैसे ही ये हुआ यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर सेपरेट होके अपने अपने डायरेक्शन पे चली गई। तो वेव सुपरपोज होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती, वहां पे जहां पे मिलेंगी वहां पर मीडियम का पार्टिकल का रिजल्टेंट वेक्टर सम होगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएंगी अपने अपने डायरेक्शन पे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. समझ गए? ऐसा नहीं कि वहीं पे खत्म हो जाएंगी, वो आगे बढ़ जाएंगी अपने अपने डायरेक्शन पे, वहां पे रिजल्टेंट कुछ होगा और फिर आगे बढ़ जाएंगी। जैसे अगर मान लो हमारे पास में दो लाइट है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की टार्च है मान लो, है ना। अगर अपन ऐसा डालेंगे तो जहां पे दोनों लाइट मिलेंगी वहां पे रिजल्टेंट कुछ कलर आएगा बीच में, उसके बाद लाइट कलर इधर, ब्लू कलर इधर चला जाएगा, जहां पे मिलेंगी वहां पे रिजल्टेंट कुछ होगा, पास होने के बाद फिर वो अपने अपने पास में एज इट इज चलेंगी फिर। समझ गए? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये भी वेव के साथ में वैसे ही होता है, जहां पे मिल रही वहां पे रिजल्टेंट कुछ हुआ, उसके बाद फिर अपने अपने रास्ते पे चलेंगे। तो ये तो हो गया सेम फेज में, सेम फेज में एडिशन हो रहा है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 0 का है। अगर यही एडिशन अपोजिट फेज में होता है, यहाँ पे A1 एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन A2, तो फिर अपने अपने रास्ते पे चली जाएंगी। ठीक है, ये सेकंड वेव, ये फर्स्ट वेव। समझ गए? हेलो, जहां पे मिली वहां पे ये कौन से फेज में ऐड हो रही बेटा, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का, यहाँ पे एग्जैक्टली जब यहाँ पे पहुंची तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ, जब एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया पाई का 180 डिग्री का। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का जब ऐड हुई है, तब 0 का फेज डिफरेंस है, इसलिए दोनों के एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, समझ गए? हेलो, सर अगर सेम फेज और सेम डायरेक्शन रहा तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सेम फेज सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो पैटर्न फिक्स दिखेगा आपको, मतलब ऐसा क्रॉस होने के बाद ऐसा नहीं दिखेगा। अगर सेम फेज सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो वो तो एग्जैक्टली वैसे ही एक एक परफेक्ट शेप ही दिखता चलेगा आगे तक हमेशा के लिए। ठीक है, ऐसा क्रॉस होके नहीं दिखेगा फिर तुमको, ये बता रहा हूँ अभी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ठीक है, ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ये ग्राफिकल है, ले लिए क्या? Yes, sir. ये समझ गए क्या होता है? ऐसा क्यों हुआ कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं खत्म हो गई वेव, ये सेकंड वाली आगे निकल गई, फर्स्ट वाली इधर निकल गई। समझ गए? एनर्जी है, एनर्जी खत्म थोड़ी होगी, वो मिलेगी कहीं पे, कुछ होगा फिर अपने अपने रास्ते पे। समझ गए? हेलो, और डिस्टरबेंस है, एनर्जी डिस्टरबेंस के थ्रू आगे जाती है, तो वहां रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिली खत्म हो गई, यहीं पे बस ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ी है। ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि एक ब्लू कलर की लाइट है, एक रेड कलर की टॉर्च है। आप टॉर्च को ऐसा डालो, कहीं पे आके लाइट मिलेंगी,
जहां पे आके लाइट मिलेंगी रेड और ब्लू, वहां पे कुछ अलग पैटर्न आपको दिखेगा, और उसके बाद ब्लू कलर, जो रेड कलर इधर चला गया, ब्लू कलर इधर चला गया, जहां पे मिलेंगी वहां पे कुछ दिखेगा, अलग कलर ऑब्जर्व होंगे, रिजल्टेंट कुछ दिखेगा, उसके बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे। सर हाँ बोलो। सर अगर A1 A2 सेम हो गई तो? हाँ, अगर A1 A2 सेम हुए तो यहाँ पे 2A हो जाएगा और यहाँ पे 0 देखेगा उस देर के लिए, फिर आगे एज सच चलेगा। ठीक है, मींस इसमें एम्पलीट्यूड नहीं दिखेगा क्या? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? तो अगर सेकंड केस में दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गई तो थर्ड वाले इसमें 0 दिखेगा ना? हाँ, यहाँ पे 0 देखेगा, उसके बाद फिर वापस पैटर्न वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? पेज नंबर 5, जैसे इसने ऋषभ ने पूछा कि अगर हम सेम डायरेक्शन पे दो वेव को ऐड कर दें तो ये तो इंटरफेरेंस का स्पेशल केस बन जाता है। देखो ये दो वेव अगर हम इस तरह से ऐड कर दें, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये ऐसी बनेगी। ठीक है, ये दोनों वेव को आपने ऐड किया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2 रहेगा। समझ गए ऋषभ? हाँ सर, मतलब वो दोनों साथ अलग अलग नहीं जाएंगे ना, फिर दोनों साथ में ही नहीं, जाएंगे ना? साथ में चलेंगे ना, एक बार ऐड हो गई तो उसके बाद तो साथ ही चलेंगे ना, एक ही डायरेक्शन पे जा रही हैं, स्पीड भी सेम है, मीडियम सेम है तो स्पीड सेम ही आएगी अगर सेम नेचर की वेव है तो। ठीक है, हाँ सर। जैसे पानी पे जो भी वेव बनेंगी या तालाब पे जो भी वेव बनेंगी उनकी स्पीड एक जैसी रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वेव स्पीड किस पे डिपेंड करता है, कल पढ़े थे। मीडियम पे सर? सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी पे है ना, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते लेकिन स्पीड एक जैसी रहेंगी। अगर अपोजिट फेज में मिलेंगे तो फिर कैसे चलेंगी ये? इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी यहां पर, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा इस तरह से आएगा, A1 माइनस A2 एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, समझ गए नहीं ऋषभ? हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? रिजल्टेंट पैटर्न वेव का, जब दो वेव ऐड होती तो, अगर दो से ज्यादा ऐड होंगी तो क्या होगा बताओ जरा, यहाँ 3 वेव ऐड कर देते, पहले वाले में 3 कर देते तो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाता ना। समझ गए? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। अच्छा, कभी सोचा है एक स्पीकर बजाते, 2 बजाते, 3 बजाते, क्या होता है उससे? एक ही क्यों नहीं बजाते, 2 क्यों बजाते हैं? सर सबका एम्पलीट्यूड कोलाइड बड़ा लाउडनेस देता है ना।
हाँ, ये समझ ले, ये एक स्पीकर है, उसके साइड में एक और लगा दिए तुमने। ठीक है, ये समझ ले कि ये एक स्पीकर है यहाँ पे, ये एक स्पीकर है। तो इस स्पीकर से, हालांकि वेव का पैटर्न ऐसा नहीं होता, कुछ अलग वेव निकलती है उससे, बट आप इमेजिन कर लो, ये दूसरा सोर्स हो गया, ये दूसरा स्पीकर हो गया यहाँ पे वाला, इससे भी वेव निकली है ना, समझ गए कि नहीं? तो दो स्पीकर लगाओगे तो रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी, मतलब हमको मीडियम में जो रिजल्टेंट वेव दिखेंगी ना, वो ये वाली दिखेंगी। सिंगल स्पीकर से ये, दूसरे से ये साइड में लगा दिया अपन ने, मीडियम में आपको ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो। सर हाँ, सर, अगर दो अलग अलग सोर्स से वेव निकली तो फिर भी रिजल्टेंट ऐसा होगा? हाँ, दो अलग अलग सोर्स मतलब मैं समझा नहीं। सर ये मतलब एक हारमोनियम से निकला और एक गिटार से निकला। तब भी ऐसा होगा, लेकिन वहां पे वेव पैटर्न एकदम आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। स्पीड तो एक जैसी रहेगी, जैसे हारमोनियम से जो वेव निकलेंगी, गिटार से जो निकलेंगी, एयर पे तो उनकी स्पीड एक जैसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, वेव पैटर्न अलग अलग होंगे, मिलने के बाद कुछ अलग पैटर्न बनेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो वो वैसा प्रिडिक्शन नहीं। देखो, कभी तुमने सोचा है कि जो जैसे डीजे वगैरह जब बजाते हैं ना, तो जो सिस्टम होता है, जो लैपटॉप होता है, जो डिवाइस होता है उनका, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीफायर, वो एक ही रहता है, वहीं से वायर सभी स्पीकर में जाके लगते हैं। देखा कि नहीं? यस सर। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहां से जब वेव निकले तो सेम फेज में निकले। और एक और चीज देखा होगा तुमने, उनको साथ साथ में ही रखते, बिल्कुल पास पास में ऐसा करके, है ना। ऐसा नहीं कि एक यहाँ रख दिए, फिर एक आधा किलोमीटर दूर रख दिया, फिर 10 मीटर दूर रख दिए। अगर 10 मीटर दूर रखोगे तो हो सकता है कुछ इस तरह का इफेक्ट आए। पैरेलल रखोगे, सेम फेज में वेव ऐड होंगी, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर सेम गाना आप एक अलग एम्पलीफायर में बजा रहे हो, एक दूसरे एम्पलीफायर में बजा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इस तरह का रिजल्टेंट मिले। इस तरह का रिजल्टेंट भी हो सकता है, सेम गाना बजा रहा है दो अलग अलग एम्पलीफायर से, दो स्पीकर यूज करके। तो फिर अगर थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, या 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये सिचुएशन आएगी और कम साउंड आएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर हमेशा मतलब सेम टाइप की वेव भी इंटरेक्ट करती है क्या? नहीं, अलग अलग टाइप की भी कर सकती है, मैं सेम टाइप की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस। अलग होने से फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग टाइप की वेव ऐड होने दो ना, जैसे तबले की वेव ऐड होने दो, हारमोनियम की ऐड होने दो, गिटार की ऐड होने दो। नहीं मतलब टाइप मैकेनिकल उस टाइप से बोल रहा। हाँ, मैकेनिकल जो भी हो, ऐसा नहीं है, उनका पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे हारमोनियम की वेव अलग में बनी, उसका पैटर्न अलग होगा, तबले की वेव का पैटर्न अलग होगा। ठीक है, बट कैसा, देखो, जब कोई म्यूजिक कंसर्ट होता है ना, तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। ट्यून करने का मतलब समझते हो कि नहीं? है? हाँ सर। क्या होता है ट्यून करने का मतलब? सबकी फ्रीक्वेंसी को एक जैसा किया जाता है। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेंगी ना, तो कुछ भी आवाज आएगी, खाड़ भाड़ खाड़ भाड़, ऐसा कुछ। ट्यून होते तो फिर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन भी होता, और साउंड भी बढ़िया क्रिएट होता है। समझ गए? सर मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों इंटरेक्ट कर सकती क्या? नहीं, सेम नेचर की वेव इंटरेक्ट करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ मैकेनिकल इंटरेक्ट नहीं करेंगी। अगर मान लो ऐसा होता, तो मैं बोल रहा हूँ फिर लाइट भी तो इंटरेक्ट कर लेती ना इसके साथ में। सेम नेचर की वेव इंटरेक्ट करेंगी कभी भी। हाँ, साउंड को फिर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करोगे, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ इंटरेक्ट करेंगी। बट एक्चुअल में इंटरेक्शन जब यूजफुल होता है, जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम फेज में इंटरेक्ट करे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग है, तो वो सब एक दूसरे से पास होके निकल जाती, तो उसका इफेक्ट नहीं आता। जैसे यहाँ पर रेडियो वेव भी आ रही है, लाइट वेव भी आ रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही है क्या? हेलो, हाँ, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रही है। क्यों नहीं डाल रही? जैसे इस रूम में मैं जहां से क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे साउंड वेव भी है, चलो साउंड तो मैकेनिकल हो गई। इस रूम में लाइट वेव भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव भी है कि नहीं, जब तो मेरा इंटरनेट चल रहा है। समझ गए? इंफ्रारेड भी आ रही है, सब मिल रही है यहाँ पे, लेकिन एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल पा रही, नेग्लिजिबल
एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं। समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब वेव अगर बिल्कुल अलग अलग पैटर्न की ऐड करोगे आप, जैसे किसी की वेवलेंथ ये है, किसी की ये है, कोई इस तरह की है, अगर ये ऐड होंगी तो कुछ इफेक्ट आएगा बहुत ज्यादा क्या इनसे? हेलो, एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगी ना बेटा, किसी की वेवलेंथ बहुत कम है, किसी की ज्यादा है, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी ये। हेलो, तो सर इनकी रिजल्टेंट वेव नहीं बनेगी? रिजल्टेंट बनेगी, लेकिन इस तरह का नहीं रिजल्टेंट बन पाएगा ना। इस तरह का रिजल्टेंट तभी बनेगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, फिर सेकंड टाइप का रिजल्टेंट बनेगा छोटा वाला? कौन सा? ऐसा भी नहीं ना, देख ऐसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी वेव, किसी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, अगर इस तरह से वेव ऐड हो रही है तो कैसे पॉसिबल इस तरह का भी इंटरेक्शन बनना? वो तो थोड़ी उस मोमेंट के लिए होता, फिर आगे निकल जाता, वो तो एनर्जी का जो पार्ट होता है। रिजल्टेंट इंटरेक्शन तभी इस तरह का ऑब्जर्व होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। इसलिए तो मैंने ये स्लॉट बनाया ना यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी सेम है और टाइम के साथ में फेस में डिफरेंस क्रिएट ना हो, तो इस तरह का पैटर्न बनता है। ऐसे सोर्स को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स तभी बोलते हैं जब ये फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, और कांस्टेंट फेस डिफरेंस मेंटेन रहता वेव का टाइम के साथ में, तब हम बोलते हैं हाँ ये कोहेरेंट सोर्स है, तब रिजल्टेंट पैटर्न ऐसा होता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। अरे समझा कि नहीं क्या बोला मैंने? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर एक फेस ओमेगा मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से एक फेस में चल रहा है और दूसरा नीचे से चल रहा है, तो फिर उसका रिजल्टेंट तो जीरो फेस हो जाएगा। हाँ, अगर एम्पलीट्यूड सेम है और इस तरह से चल रहा है एक दूसरे का अपोजिट, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है ना, हम बिल्कुल सिंपल वाले केसेस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब दो ही वेव को देख रहे हैं। लेकिन मैं जैसे इस रूम में हूं तो क्या दो ही वेव हैं यहाँ पे? सिर्फ मेरे बोलने वाली है कि बहुत सारी हैं यहाँ पे? मैकेनिकल में भी, साउंड वेव में भी बाहर का भी थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा, है ना। अगर हम लाइट वेव की बात करें तो लाइट में यहाँ पे इंफ्रारेड भी है, विजिबल भी है, थोड़ा बहुत पार्ट अल्ट्रावायलेट का भी होगा, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, समझ गए। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ही वेवलेंथ है। जैसे विजिबल हम कहां से कहां तक देखते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक विजिबल है। 4000, 4001, 4002 कितनी हो गई है? फिर 4000 से 4001 के बीच में भी इनफाइनाइट है। तो ये कंटिन्यूअस है बिल्कुल, ऐसा ब्रेक नहीं है कहीं पे, और ये सब आ रही है। समझ गए? हाँ, लेकिन जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, मेरा जो साउंड वेव है उसमें एक चीज फिक्स है, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। एयर पे यहाँ पे जो भी स्पीड है साउंड की, मान लो 340 मीटर पर सेकंड है, उससे आप वेवलेंथ मेजर कर लो कि कितनी है। तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड के लिए चीज फिक्स है, लेकिन यहीं पे अगर 10 लोग बातें करने लगे तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या बराबर? हेलो हेलो, नो सर। नहीं है ना। या जैसे तुमने देखा होगा असेंबली वगैरह जब होती है ना, भारत माता की जय जब बोलते हैं अपन, अलग अलग बोलते एक साथ बोलते तब उसका इफेक्ट आता है। एक साथ बोलते तब ये एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तब फिर बहुत इफेक्ट आता है। और अगर ऐसा रेंडमली बोले तो आएगा ऐसा इफेक्ट क्या? नो सर। नहीं आएगा, बराबर है। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए अभी? यस सर। कोई डाउट बेटा इस पे? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ बोलो। सर मैंने जो पूछा था, अगर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइंस रहेंगे पूरे समय के लिए? एम्पलीट्यूड अगर जीरो हो गया तो जहां तक वेव ऐड हो रही वहां तक जीरो लिखेगा, वहां तक एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा, उसके बाद पास होने के बाद फिर वो अपने अपने रास्ते पे चलेंगे। ठीक है सर ये एक इंस्टेंट का डायग्राम है ना? हाँ, ये किसी इंस्टेंट का डायग्राम है, कुछ टाइम इंटरवल के लिए है जहां तक ये वेव मिली हुई है, उसके बाद फिर अलग अलग रह सकती है। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही दिखेगा।
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आके मिल रही, तो जहां पे मिलेंगी वहां तक देखेगा, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगी अपने पास। ठीक है, और अगर एक ही डायरेक्शन पे चल रही तो हमेशा ऐसा देखेगा। ओके, हाँ सर। हाँ हाँ बोलो अभी और कुछ। सर आपने ऊपर में देखो A1 बिगर देन A2, सर वो क्या टर्म में क्या एम्पलीट्यूड में? अगर मान लो A2 इज A1 ग्रेटर देन A2, अगर मान लो A1 लेस देन A2 रहता, तो जैसे यहाँ पे ऊपर था ना, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो नीचे से बनता, फिर ऐसा बनता। अभी समझा? बस ओके सर। ओके, रिजल्टेंट देखना। अभी देख एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं सुपरपोजिशन से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ये 0 फेज डिफरेंस पे ऐड हो रही है, और ये 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे ऐड हो रही है। ये 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एडिशन है, ये 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एडिशन है। Now this is page number 6. ठीक है, देखो अभी ना, इधर टाइम सेकंड में लिया। यहाँ पे देखो मैं दो वेव ले रहा हूँ ना, एक वेव ये है, ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 2 मिलीमीटर और इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर के। ठीक है, फिर दूसरी वेव पल्स इस साइड से आ रही है, ये दूसरी वेव पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड 1 मिलीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस साइड पे आ रही है। समझ गए? दो वेव पल्स, ये एक वेव पल्स है 2 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। ये वाली 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड 1 मिलीमीटर है। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे है और ये यहाँ पर है t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अगर हम ये देखें, 1 मिनट में थोड़ा यहाँ पे गैप बढ़ा दूंगा आसपास में। हाँ, चलो 3 सेकंड बाद देखो जरा इनकी लोकेशन कहाँ पे आएगी। आफ्टर 3 सेकंड इनकी लोकेशन कहाँ पे दिखेगी? 3 सेकंड में लोकेशन कहाँ पे दिखेगी बेटा? 3 सेकंड में ये कहाँ तक पहुंचेगी? ये वाली वेव, फर्स्ट वाली वेव, फर्स्ट वाली वेव 3 सेकंड में कहाँ पे पहुंचेगी? 1 सेकंड में यहां तक आएगी, 2 सेकंड में यहां तक आएगी, 3 सेकंड में यहां पे आ जाएगी। बराबर है? अरे 1 सेकंड में ये इसका फ्रंट फेस यहाँ पे,
सेकंड में यहाँ पे, थर्ड सेकंड में यहाँ पे फ्रंट फेस। तो ये फर्स्ट वाली जो वेव है ये यहाँ कहीं पर दिखेगी आफ्टर 3 सेकंड, ये इस तरह से। ये फर्स्ट वाली वेव है t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे। ये वाली वेव कहां तक पहुंचेगी 3 सेकंड में, देखो जरा ये वाली वेव कहां तक पहुंचेगी। देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में यहाँ पे दिखेगा, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे पे यहाँ पर दिखेगा। तो जो सेकंड वाली वेव है ये 3 सेकंड में यहाँ कहीं पर दिखेगी ऐसी। समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? अरे कुछ तो बोलो। नो सर। ये 3 सेकंड में है ना, 3 सेकंड में ये यहाँ तक दिखेगी और ये वाली यहाँ पे दिखेगी। तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न कैसा दिखेगा? देख यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ पे 2 और 1 ऐड हो जाएगा और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये आएगा इससे। तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न इज लुकिंग लाइक दैट। ये 1 mm है और यहाँ पे ये कितना mm दिखेगा आपको? 3 mm का दिखेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये आगे निकल जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, हेलो, हाँ देखिए मम्मा नीचे अपनी मम्मा नीचे। ये समझ गए आप लोग? अभी ये 3 सेकंड में अपन ने देखा है, यहाँ पे ये पोजीशन कब दिखी आपको? 3 सेकंड में दिखी है ये। दिस इज एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। चलो आफ्टर 5 सेकंड में कहां पे दिखेगा ये, या 4 सेकंड में कहां पे दिखेगा? 4 सेकंड में, 3 सेकंड में तो ऐसा पैटर्न दिखेगा, 4 सेकंड में कैसा दिखेगा पैटर्न? 4 सेकंड में देख, 1 सेकंड में ये यहाँ आएगी, 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 सेकंड में यहाँ पे, 4 सेकंड में यहाँ पे, 4 सेकंड में 9 वाली पोजीशन। तो 4 सेकंड में जो पहले वाली वेव थी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ दिस इज एट 4 सेकंड, इस साइड पे चल रही है। और 4 सेकंड में ये वाली किधर पे आएगी? 4 सेकंड में देखो, 1 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 पे यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे दिखेगी, 5 पे। तो 5 से 2 इधर पे आ जाएगा ये यहाँ पे दिखेगी आपको। दिस इज एट 4 सेकंड और ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 mm इसका एम्पलीट्यूड है। और ये किस साइड पे चल रही है? ये वाली वेव इस साइड पे चल रही है। समझ गए क्या हुआ? सर थोड़ा सा कैमरा पीछे करो ना। क्या बेटा? थोड़ा कैमरा पीछे करो। पीछे मतलब वो नीचे का बराबर नहीं दिख रहा क्या? हेलो, नीचे का बराबर नहीं दिख रहा क्या? यस सर। नहीं ना रे, इधर बराबर आ रहा है ना स्क्रीन पे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कटा है। ठीक है, मैं कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी कर लेता हूँ। ठीक है अभी? हर्ष ठीक है? हाँ ठीक है, चल इतना चलेगा। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अभी वेव पैटर्न समझ गया? जहां पे सुपर पोजिशन हुआ वहां पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देख लिए? हेलो, यस सर। हाँ अच्छा, ये वेव ऊपर थी, अगर ये वाली पल्स नीचे से आती तो क्या होता, जरा देखते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ, ये वाली क्या क्या? एक मिनट स्क्रीनशॉट ले। हाँ रुक जा ठीक कर दे, ले अभी ले लिया। अगर ये वाली पल्स ऊपर से ना आकर नीचे से आती है
ये t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड यही है, हाँ, और ये सेंटीमीटर पे है। बाकी सब कुछ सेम है। चलो अभी रिजल्टेंट क्या होता है काउंट करते हैं। आफ्टर 3 सेकेंड ये वाली जो वेव है देख 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलेगी, तो 1 सेकंड में यहाँ पे आएगी, 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 सेकंड में यहाँ पे। मतलब ये वाली जो पल्स है आपको ये ऐसी दिखेगी 2 mm, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, और ये वाली 1 सेकंड में यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ पे। ये ऐसा कुछ दिखेगा पैटर्न, हाँ या ना? हेलो, यस सर। हाँ, तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी यहाँ पर, ये भी t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे। तो रिजल्टेंट वेव देख ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि इधर पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो ऊपर का कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे का जो पोर्शन है वो गायब हो जाएगा। मतलब जो वेव आपको दिखेगी वो ये ऐसी कुछ दिखेगी यहाँ पे, समझ गए? हेलो सर अभी क्या किया आपने? अभी क्या किया देख, आफ्टर 3 सेकंड ये वाली यहाँ तक आती ना बेटा, ये यहाँ से दिखती ना इतना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है, तो ये एज सच दिखेगा ये वाला पैटर्न। यहाँ पे देख, यहाँ पर का माइनस और ऊपर का 2 प्लस मिलके कितना बनेगा, 1 बचेगा ना, ये है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 2 mm माइनस 1 mm हो गया ये, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 mm है यहाँ पे, बराबर है। समझ गए? हर समझ गए? यस सर। इसके बाद क्या होगा फिर, ये अपने रास्ते ही है, अपने रास्ते हो गए, ठीक है। अरे कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से। नो सर, क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे। ले लिए? ये तो हो गया ग्राफिकल एडिशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल एडिशन पे आते हैं। तो ग्राफिकल एडिशन ना, ग्राफिकल एडिशन बहुत आसान है, सीधा सीधा देख के करना है, सीधे सीधे ग्राफ बना देना देख के, है ना, ये बहुत आसान हो गया ग्राफिकल एडिशन। आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेज नंबर 6 ही है ना कि 7 है, ये शायद 7 था, ये 6 तो पहले वाला था, ठीक है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? हेलो, हो गया क्या? यस सर। नेक्स्ट आते हैं अपन अब इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब भी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव है। यहाँ पे पेज नंबर 8, इंटरफियरेंस में क्या होता है देखो अभी। इंटरफियरेंस, it is superposition of finite number of wave, सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव, इसको हम इंटरफियरेंस बोलते हैं, ठीक है। किसी ने चैट में कुछ क्वेश्चन डाला था, क्या डाला था बेटा, पूछा करो क्वेश्चन। ओके अरसल बोल के चले जाया करो, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव मतलब समझ गए, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव मतलब फिक्स अमाउंट की। तो हम लोग कौन सी वेव का सुपरपोजिशन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपने सिलेबस में है इंटरफियरेंस ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की टू वेव का सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले इंटरफियरेंस में, एंड अलोंग सेम डायरेक्शन, अलोंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और सेम फ्रीक्वेंसी। कोई दो वेव मान लो ऐड करना है, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है,
हम किसी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को अगर देखें, दोनों के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, एक के कारण मान लो डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे, एक के कारण सपोज इस साइड पे है, ये वेव है y1, ये वेव है y2। तो y1 वेव is equals to a1 sin omega t minus kx and y2 wave will be a2 sin omega t minus kx plus phi। phi क्या हो गया यहाँ पे, जब ये दोनों वेव इस पॉइंट पर पहुंच रही हैं तब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, phi का फेज डिफरेंस है। सो ये पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट जहां पे हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखने वाले। So now phi is a phase difference at point P where we have to find resultant displacement. So resultant displacement will be vector sum of both the displacement y1 और y2 का वेक्टर सम है। यहाँ पे अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दोनों का वेक्टर सम करना है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 into cos phi। ये रिजल्टेंट वेव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ये। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, देखो इंटेंसिटी पहली वाली वेव की इंटेंसिटी है I1, दूसरे वाली की कितनी है I2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी k नॉट into a square। I1 I2 आर देयर इंटेंसिटी, तो इट इज k नॉट into a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 into cos phi। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी k नॉट a स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ना। हेलो, ये फार्मूला ध्यान रखो, वेक्टर सम करने पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देके, वो हमने जो एसएचएम में पढ़े थे वही किया मैंने, तो हम उस पे अब नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, याद रखो इसको, वेक्टर सम है फार्मूला। इन दो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर सम होगा। फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस है जब ये दोनों वेव यहाँ पे पहुंची। ठीक है, समझ गए? यस सर। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी k नॉट a स्क्वायर, a की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दिए। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें अपन, तो k नॉट a1 स्क्वायर k नॉट a2 स्क्वायर 2k नॉट a1, इसमें रूट लगा दूं, फिर रूट k नॉट ले लूं और a2 ले लूं और cos phi लिख दूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आ गया, ये वाला टर्म हो गया I1, ये टर्म हो गया I2, ये टर्म हो गया रूट I1 और ये टर्म हो गया रूट I2 into cos phi। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफियरेंस में, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की और एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया क्या? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी एक बार फिर से बता दो। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान देना। इंटेंसिटी ऑफ वेव हमने पढ़े थे ना, I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आया ना? यस सर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाओगे तो क्या लगा दोगे, कांस्टेंट k नॉट, पढ़े थे क्या है। और अगर मैं रूट I ले रहा हूं तो ये हो जाएगा रूट k नॉट इंटू a, होगा कि नहीं? यस सर। इसलिए मैंने यहाँ k नॉट का जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो ठीक है, इस पे भी ठीक है, यहाँ पे क्योंकि k नॉट a1 में भी आएगा और a2 में भी, तो मैंने रूट k नॉट ले लिया। तो रूट k नॉट a1 मतलब रूट I1 और रूट k नॉट a2 मतलब रूट I2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो उसको रूट में क्यों लिया? वो इसलिए लिए ताकि I1 और I2 के फॉर्म पे लिख सके। देखो ऊपर लिखा हुआ वहां पे है ना, I1 और I2 के फॉर्म पे लिख सके, इसलिए लिया। ठीक है, हेलो कुणाल। हाँ, रूट I1 और I2 के फॉर्म पे लिखने के लिए, इसलिए रूट के का a के साथ में a1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और a2 के साथ में भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, हेलो, अरे ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
अब इसका स्पेशल रिजल्ट ये आता है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट हो गया ना? अब इसमें स्पेशल केस हम देख रहे हैं, दिस इज पेज नंबर 9। इंटरफेरेंस का स्पेशल केस देखो, इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi and resultant intensity will be I1 plus I2 plus 2 root I2 into cos phi। ये किन के लिए है? ये है कोहेरेंट एडिशन के लिए, कोहेरेंट सोर्स के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए वेव की, है ना? फर्स्ट वाली वेव a1 sin ओमेगा t माइनस kx और दूसरी वाली वेव है a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 सबके लिए। यहाँ पे दो स्पेशल केस हैं, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में cos phi की वैल्यू होती है +1, मतलब phi की वैल्यू हो जाना चाहिए 0 या 2 पाई या फिर 4 पाई एक्सेट्रा, ऐसा चलता जाएगा। और अगर cos phi की वैल्यू +1 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो किसके बराबर आ जाएगा? इट इज अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 बचेगा, मतलब हो गया a1 प्लस a2 and resultant intensity will be given by I1 plus I2 2 root I1 root I2। this can be written as root I1 plus root I2 का whole square। तो resultant intensity आ गई, resultant amplitude आ गया। this is the constructive interference and destructive interference में क्या होगा? cos phi is equals to -1, मतलब फेज डिफरेंस रहेगा पाई का या 3 पाई का या 5 पाई का एक्सेट्रा। Resultant amplitude will be given by under root a1 square a2 square minus 2a1 a2। this is mod of a1 minus a2 क्योंकि amplitude is never negative and resultant intensity I1 plus I2 minus 2 root I1 root I2 and it is root I1 minus root I2 का whole square। this is the resultant intensity। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में सुपरपोजिशन कैसे होता है? वेव्स का फेज डिफरेंस 0, ये तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी? ये एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे a1 प्लस a2, इसका एम्पलीट्यूड a1 इसका एम्पलीट्यूड a2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये इस तरह से बनेगी, a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए? सर और एक बार डिस्ट्रक्टिव बताना। हाँ, डिस्ट्रक्टिव मतलब ना अपोजिट फेज में ऐड हो रही वेव। डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोजिट फेज में ऐड हो रही है, फेज डिफरेंस पाई का हो या 3 पाई का हो या 5 पाई का हो। कंस्ट्रक्टिव में वेव कैसे ऐड हो रही है? सेम फेज में ऐड हो रही है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, बस इतना ही है, इस पे क्लियर हो गया? हाँ सर। कोई डाउट अभी? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का आज के